सो ग्रीटिंग्स एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर आदित्य शर्मा। इन्होंने हाल ही में यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर किया है विद द 168th रैंक। आदित्य शर्मा मेरे लिए पर्सनली बहुत खुशी की बात है कि वो कैंपस लॉ सेंटर में मेरे जूनियर रहे हैं। इसके अलावा वो बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। आदित्य के पिताजी कुशीनगर के अंदर एक किसान हैं और उन्होंने जो है ये पूरा सफ़र जुडिशरी तक का तय किया है। इसके अलावा उन्होंने यूपी APO का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू मिस्टर आदित्य। थैंक यू सर। तो स्टार्टिंग में आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा। सर जैसा कि अभी आपने इंट्रोड्यूस किया, मैं यूपी के कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट की थी, जिसके बाद मैं अपना BA परस्यू किया गोरखपुर से। उसके बाद मैं 2021 में मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया कैंपस लॉ सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ DU से, जिसके बाद से ही मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लगा था। और यूपी में ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए, और ये दोनों एग्ज़ाम्स मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों एग्जाम्स क्लियर किए, लेकिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन से पहले एक आइडिया की स्टेज होती है। तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है? सर जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था, थर्ड ईयर में था, तो अपने लास्ट सेमेस्टर के टाइम में कुछ जजों से मिला जो यूपी में सर्विंग थे एंड बिहार। तो वही एक बेसिक आइडिया मुझे वहीं से जुडिशरी के बारे में क्लियर हुआ कि क्या ये वर्क प्रोफाइल है, कैसी चीज़ें मूव कर रही हैं ये। तो मुझे लगा कि ये करियर जो भी है मेरे लिए काफ़ी अच्छा है और मैं इसमें ज़रूर अच्छा कर सकता हूँ। और लकीली उस टाइम सर DU के फॉर्म्स ओपन थे और मैंने अप्लाई किया एंड इसके बाद मैंने अपना लॉ कंप्लीट करके आज आपके साथ बैठा हूँ। तो हम इसका मतलब ये एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर इसीलिए कर दिया क्योंकि आपका फर्स्ट डे से यही एजेंडा था कि मेरे को तो जुडिशरी क्लियर करनी है। यस सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपने यूपी के अंदर अगर क्लियर किया है तो यूपी जुडिशरी के अंदर बच्चों के जनरली कुछ डाउट्स होते हैं प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को बता पाएँ कि यूपी के अंदर एग्जाम्स का क्या स्ट्रक्चर रहता है जुडिशरी का। सर जैसा कि हम सभी को पता है ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अब यूपी, बिहार, इन सब में सर GK GS का एक बड़ा ही रोल होता है जो आपका सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। दोनों ही स्टेज पे GK GS का एक काफ़ी अच्छा रोल होता है। प्री में हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं, एक लॉ के लिए और एक GS के लिए। दोनों 150 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, जहाँ पे लॉ के क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं एंड GK GS 1 मार्क्स कैरी करते हैं। तो सर मैंने जो स्ट्रेटजी प्री के लिए की थी, मैंने बेसिक GK GS के अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैंने NCERTs कवर की थी। 6 to 8 बेसिकली मैंने किया था, और प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने लूसेंट यूज़ किया था। सर लूसेंट के लिए मैंने हिंदी वर्जन यूज़ किया। अब उसमें बेनिफिट क्या मुझे मिला कि वहाँ पे फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। एंड मैंने इंग्लिश वर्जन के लिए घटना चक्र की कुछ बुक्स आती हैं वो रेफ़र की। एंड लॉ पेपर्स के लिए जैसा सर हम सभी जानते हैं कि बेयर एक्ट से हमारा सब कुछ होता है, मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए हैं अपने सारे बेयर एक्ट्स की कवर टू कवर। एंड उसके बाद मैंने एक सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है पर्टिकुलर स्टेट का, मैंने वो देखा। एंड जो हमारे PYQs होते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने कवर की। फिर इसके बाद एक बेसिक आइडिया मेरा क्लियर हुआ कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद मैंने MCQs लगाने स्टार्ट किए थे। एंड बेसिकली मेरी पूरी ये जो जर्नी है वो बेयर एक्ट्स पे ही डिपेंड थी प्री के लिए। फिर इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो सर अभी इस साल काफ़ी चेंज हुआ है यूपी के सिलेबस में। लैंग्वेज के पेपर को डिवाइड किया गया। पहले लैंग्वेज 200 मार्क्स का होता था, अभी इनको अलग अलग करके 100 में डिवाइड किया गया है। हमारे पास हिंदी के लिए 100 मार्क्स हैं, इंग्लिश के लिए 100 मार्क्स हैं, जहाँ पे ऐसे ट्रांसलेशन एंड पेसी राइटिंग्स का रोल होता है। इसके बाद हमारे पास लॉ के 3 पेपर होते हैं और एक GK GS का। तो हमारा सर जो पहला पेपर होता है वो GK GS का होता है, जिसके लिए मैंने बेसिक जो अभी डिस्कस किया लूसेंट्स एंड जो NCERTs के नोट्स मेरे पास थे वो मैंने रेफ़र किए। एंड सर यूपी में इस साल GK GS के पेपर में एक एडिशनल क्या हुआ है कि इन लोगों ने 9 माइनर एक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे पॉक्सो, मेंटेनेंस वगैरह। तो इन सब के लिए भी मैंने बेयर एक्ट्स ही रेफ़र किए। बेयर एक्ट से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, इंडेक्स की रीडिंग की। एंड अदर्स जो पार्ट्स हैं GK GS के, वहाँ के लिए मैंने बेसिकली करंट अफेयर्स पे डिपेंड रहा। करंट अफेयर्स से मेरी सारी चीज़ें क्लियर रहीं। और मैंने ये जो सब PYQs होते हैं वहाँ इसका भी हेल्प लिया था मैंने इस स्टेज पे भी, बिकॉज कुछ क्वेश्चन होते हैं, ऑथर्स के नाम होते हैं, एब्रिविएशन होते हैं, ये हमें करना होता है।
तो उसका एक आइडिया मुझे वहाँ से लगा। अगर हम अब बात करें लॉ पेपर्स की, तो लॉ में एक सब्सटेंटिव लॉ का पेपर होता है, फिर दूसरा प्रोसीजर लॉ, एंड द थर्ड वन इज़ द लोकल लॉज विच कंटेन्स आईपीसी। सर, सब्सटेंटिव लॉ इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जहाँ पे 50 मार्क्स के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, एंड 150 में अदर्स पार्ट होते हैं, जैसे टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एंड एसआरए, पार्टनरशिप एक्ट्स। तो ये इन सब के लिए भी मैंने क्या किया था, अपने सेकेंड ईयर में, जब मैं सेकेंड ईयर में था तभी मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे। मैंने बुक्स रेफ़र की थी, स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र की, जिनसे मैंने अपने नोट्स बनाए। फिर इसके बाद मैंने उन नोट्स से एक शॉर्ट नोट्स बनाया जो मेंस के टाइम पे रिवीजन के काम आए। बेसिकली सर, हमारे एक पेपर में ही कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है कि हम सबको प्रॉपर रिवाइज़ कर पाएँ अपने नोट्स को। तो आई थिंक शॉर्ट नोट्स मैंने इसलिए ही बनाए थे, जो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे पूरे मेंस में। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगर हम प्रोसीजर लॉ की बात करें तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास होता है प्लीडिंग्स एंड जजमेंट राइटिंग का, एंड रेस्ट पार्ट में हमारे पास एविडेंस, सीपीसी एंड सीआरपीसी आते हैं। जजमेंट राइटिंग्स के लिए सर मैंने पीवाईक्यू, अगेन मैंने पूरी जर्नी में पीवाईक्यू का काफ़ी हेल्प लिया, एंड मैंने सर बुक्स रेफ़र की थी जजमेंट राइटिंग के लिए। फिर बाकी जो एविडेंस, सीपीसी एंड सीआरपीसी का पोर्शन है सर, इसके लिए भी मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही यूज़ किए अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू एंड बेयर एक्ट्स। सर सीपीसी के लिए मैंने टकवानी सर की बुक रेफ़र की थी, एंड सर मुल्ला सर की स्टूडेंट एडिशन जो आती है वो मैंने रेफ़र की थी। सीआरपीसी के लिए सर मैंने केलकर सर की बुक रेफ़र की। और इस पूरी जर्नी में सर जो मेरा की पॉइंट था, जिसमें मैंने काफ़ी एम्फेसिस किया, वो थे केस लॉज, क्योंकि मुझे जो भी प्रॉब्लम आती थी मैं उससे रिलेटेड केस लॉज सर्च करता था, फिर उस पूरे केस लॉज को मैं पढ़ता था। एंड सर ड्यू में हमारी स्टडी भी ऐसे ही कराई जाती है जो केस लॉज बेस्ड होती है, तो मुझे केस लॉज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड द थर्ड पेपर इज़ लोकल लॉज, जहाँ पे सर 6 पेपर्स हैं लोकल लॉज के, और वहीं पे आईपीसी भी मेंशन है 50 मार्क्स के लिए। तो सर आईपीसी के लिए अगेन मैंने पीवाईक्यू रेफ़र किया, एंड मेरे जो अपने नोट्स बनाए थे मैंने उनको मैंने रेफ़र किया। एंड इसके बाद सर आता है लैंग्वेज, जहाँ पे हम 100 मार्क्स इंग्लिश एंड 100 मार्क्स हिंदी के लिए हैं। बेसिकली सर ये डिपेंड करता है एस्से पे। तो मैंने स्टार्ट से ही न्यूज़पेपर फॉलो किया था, जहाँ से एडिटोरियल से मुझे ओपिनियन मिल जाते थे। मैंने कुछ गूगल भी किया कि मुझे क्या कोटेशन यूज़ करने हैं, रीसेंट एग्जाम्पल्स कुछ आ गए। जैसा कि सर अभी इस बार के पेपर में इन लोगों ने इन्वायरमेंट पे एक एस्से दिया था, मैंने उसमें रीसेंट के एग्जांपल्स यूज़ किए थे। जैसे मामाअर्थ का एक होता इनिशिएटिव है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट उनका बाई करते हैं तो वो आपके बिहाफ पे कुछ पौधे लगाते हैं, तो मैंने इसको भी अपने ऐसे में मेंशन किया था। तो ये चीज़ें होती हैं ऐसे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये पूरी ओवरऑल की मेरी जर्नी रही, एंड ये मेरी स्ट्रेटजी रही थी। देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आदित्य के बारे में। आदित्य ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, आपको अपना सिलेबस देखना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करने हैं। तो आदित्य ने सारी की सारी तैयारी अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन सोर्सेज से खुद से करी है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के एग्ज़ाम क्लियर किया है, राइट? यस सर। तो इसके लिए देखिए स्ट्रेटजी बहुत प्लेन एंड सिंपल है। आप अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्ज़ाम में किस टाइप की आपको रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट सर। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस से प्रिपरेशन करते हैं तो आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो आदित्य, आप बताइए यहाँ पर कि आपको गाइडेंस कहाँ से मिली? सर, एक प्रॉपर गाइडेंस और ये जो डायरेक्शन है ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी को पता है हमारा ये एग्ज़ाम 3 स्टेज का है। तो बिना एक प्रॉपर गाइडेंस के हमें डर होता है कि हम कहीं किसी स्टेज पे बाहर हो सकते हैं। तो सर इस पूरी जर्नी में मैंने अपने सीनियर से हेल्प लिया था, इंक्लूडिंग सर यू। एंड सर मैंने स्टडी आईक्यूज़ के करंट अफेयर्स देखे थे। सर आपकी वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं मैंने वो यूज़ किया था एज ए माई रिसोर्स, जहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प हुई। अगर मैं मेंशन करूँ तो सर आपने सीपीसी काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, वो मैंने देखा था। एंड उसके बाद सर मैंने आपके मॉक्स भी लगाए,
एंड सर उससे भी काफ़ी हेल्प हुई, जो ताकि ये मुझे चीज़ें क्लियर हुई कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मेरी कमियाँ कहाँ हुई। एंड उसके लिए भी मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ, आपने जो एडवाइस दिए थे कि मैं मेंस की जो मेरी राइटिंग है मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, क्या मेरे से चीज़ें रह रही हैं और मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सर इस पूरी जर्नी में आपका और ये पूरी टीम का काफ़ी हेल्प रहा मुझे, जिससे ये सक्सेस मुझे मिली। देखिए, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस से तैयारी करते हैं और आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट टाइम आप एग्जामिनेशन में जाके लिख रहे हैं, उससे पहले अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत प्रीलिम्स की और मेंस की, तो एग्ज़ाम आपके लिए क्लियर करना काफ़ी इजी हो जाता है। अदरवाइज आप देखिए, मेंस का एग्जामिनेशन 3 दिन तक चलता है, सुबह शाम 6 एग्ज़ाम्स हैं। दैट मीन्स कि आपको एग्ज़ाम में कम से कम 6 घंटे डेली की एवरेज से लिखना है। तो उसके लिए अगर एक प्रैक्टिस हम पहले से करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ताकि सर हमें पता होता है कि हमें उस 3 घंटे को पेशर को कैसे मैनेज करना है। और वो Exactly. सारी चीज़ें हमें मॉक से ही क्लियर हो पाती हैं। वो सारे सर फैक्ट्स हमें रिकॉल करने हैं, वहाँ पे पेपर पे रिप्रोड्यूस करने हैं। तो ये Exactly. सारी चीज़ों के लिए हम मॉक्स का यूज़ करते हैं और मॉक्स हमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं इस पूरी जर्नी में। नहीं, एग्जैक्टली देखिए, पहला एग्ज़ाम दे के बाहर निकलना, फिर जो पहला एग्ज़ाम आपने दिया है उसकी बातों को भूलना और फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना, राइट? और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली 3 दिन चलेगा। तो एक प्रैक्टिस से जो है आप इस चीज़ से यूज टू हो सकते हो और वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। काफ़ी, यस सर। तो इन दी एंड अगर आप बच्चों को कोई एडवाइस देना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे आदित्य? सर इस पूरी जर्नी में हमें क्या है कि सर ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे हमें डर होता है कि हम किसी भी स्टेज पे आउट हो सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। और जो इस पूरी जर्नी में मैंने किया, अपने नोट्स बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाए और मल्टीपल टाइम रिवीजन मैंने बेयर एक्ट्स का किया और अपने नोट्स का किया, क्योंकि सर रिवीजन और राइटिंग मुझे लगता है यही मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे। तो आप अपने नोट्स बनाइए, उनका मल्टीपल रिवीजन कीजिए और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है, बेयर एक्ट्स पे एक अच्छा कमांड होना चाहिए। बेसिकली अगर आप यूपी बिहार को फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास इंडेक्स पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, यूपी में, बिहार, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में। और इसके बाद सर मैंने राइटिंग सर जब मुझे पता चला कि मेरा एपीओ का मेंस होना है अक्टूबर 2022 में, मुझे क्लियर हो गया था कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। तो फिर तब से ही सर मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी और मैं पर डे 6 to 8 आवर्स लिखता था। तो सर लिखने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आई मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, कि कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, और वो मुझे प्री में भी काफ़ी हेल्प हुआ। और अपनी राइटिंग को अगर मैंने सप्लीमेंट किया तो केस लॉज से मैंने लीडिंग केस लॉज की एक डायरी बनाई, रीसेंट केस लॉज की एक डायरी बनाई और उन सारी चीज़ों को मैंने अपने हर आंसर में इंक्लूड किया। अब सर एक प्रॉब्लम जनरली हम सभी फेस करते हैं कि हम स्ट्रक्चर क्या रखें आंसर का। अब यूपी में सर पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एपीओ में भी काफ़ी आए, जे में भी काफ़ी आए। तो सर ट्रेडिशनल क्वेश्चन के लिए जो मैंने फॉलो किया था और मैं एडवाइस करूँगा कि आप सबको भी फॉलो करना चाहिए, एक हमें इंट्रोडक्शन देना होता है जहाँ पे मैंने रेंज भी लिखा। अगर मुझे पता है कि ये डीडी का क्वेश्चन है तो मैंने रेंज लिखा, क्या सेक्शन है, किस पार्ट में, चैप्टर में, जो भी है ये क्या है। और एक बड़ा सिंपल मैंने मीनिंग लिखा कि क्या है, इसका मतलब क्या है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट और पॉलिसी हर क्वेश्चन में मेंशन की है, जो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे। और इसके बाद हम बॉडी पार्ट्स पे आते थे। बॉडी पार्ट्स में मैंने ये सारी चीज़ें जो सेक्शन है, एसेंशियल हैं, वो सबको मेंशन किया, केस लॉज। और सर एडिशनल मैंने केस लॉज में क्या किया था, मैंने बेंच का नाम भी लिखा था, किस सर ने इस जजमेंट को लिखा है, किस जस्टिस ने लिखा है, क्या रेशियो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने की थी। फिर इसके बाद मैं डिमांड के अकॉर्डिंग कंक्लूड करता था, जो भी हमारा डिमांड होता था। अब सर अगर हम इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो जो मैंने फॉलो किया, मैंने एक ईशू फ्रेम किया स्टार्टिंग में ही कि ये ईशू क्या है प्रॉब्लम क्वेश्चन में। फिर मैंने ईशू को इवेल्युएट किया और उसको सप्लीमेंट किया केस लॉ से, सपोर्टिव केस लॉ से। फिर मैंने डिमांड के अकॉर्डिंग अगेन मैंने उसको कंक्लूड किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने डेली हैबिट में ला सकते हैं। और इस पूरी जर्नी में अगर सक्सेस होना है अर्ली स्टेज में, तो सर मैं कहूँगा कि मल्टीपल रिवीजन एंड राइटिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी शुड डू दैट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया प्रीलिम्स की स्टेज को भी, मेंस की स्टेज को भी, कैसे बेयर एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे रिवीजन इंपॉर्टेंस है, और कैसे जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कैसे लेटेस्ट जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपकी भी प्रिपरेशन में ये चीज़ें हेल्प करेंगी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे।